नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सैम एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है पहेली और बूझो नाम के दो बच्चों के कन्वर्सेशन से। और वो दोनों बच्चे अपने समर वैकेशन को बिताने के लिए अंकल जी के घर गए होते हैं। उनके अंकल जी फार्मर हैं, तो उनके घर में उनको कुछ टूल्स दिखाई देते हैं, जैसे खुरपी, सिकल, शावल, प्लाऊ, ईटीसी। अब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो अपने अंकल जी से पूछना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ दीज टूल्स आर यूज्ड। तो अंकल जी ने कहा कि पहले बेटा ये इक्विपमेंट होते कैसे हैं ये जान लो। तो इन इक्विपमेंटों को जानने के लिए अंकल जी ने उनको सबको एक एक करके बताया कि आपका कौन सा इक्विपमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपकी सिकल कैसे दिखाई देती है। तो ये रही आपकी सिकल। सिकल से क्या करते हैं हम, जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है तब उसको काटते हैं। स्पेड क्या काम करता है, स्पेड से हम खुदाई या गुड़ाई के काम करते हैं। उसके बाद आता है शावल। शावल से हम क्या करते हैं, शावल से एक जगह की मिट्टी को उठा करके दूसरी जगह पर डालते हैं। उसके बाद प्लाऊ आता है। प्लाऊ आपने देखा होगा, जिसको कल्टीवेटर भी बोलते हो, वो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है और मिट्टी को खोदने या जोतने का काम करता है। फिर आती है खुरपी। खुरपी से हम वीडिंग का काम करते हैं, जो अनवांटेड अंडर ग्रोथ होते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। अब उसके अंकल जी बता रहे होते हैं, क्या बताते हैं कि यू हैव लर्न दैट ऑल प्लांट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। ये तो आपको पता ही होगा कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं। अगर आप भूल गए हो तो हम आपके लिए यहाँ पर एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम रिकॉल कर लेते हैं। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस क्या था? फोटोसिंथेसिस यही था कि सनलाइट प्रेजेंट रहे और नीचे से जमीन से वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हमने यहाँ से रिकॉल कर लिया। ये हमें पहले से ही पता था, इसीलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animal or both. So we cannot prepare our food by ourselves. So we are dependent on animal and plants both. So since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? Because our country has much more population than 140 crore. तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हमारी है तो इनके लिए फूड हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो इनको फूड प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप और ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग वाली सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे हमें। ये हम आगे बताएंगे कि मॉडर्न टेक्निक से कैसे रिक्वायरमेंट मीट की जाती है। 10,000 बीसी से पहले हमारे पूर्वज लोग जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब घूमंतु लोग। वो लोग घूमते रहते थे और वो भी ग्रुप्स में घूमते थे। किस चीज के लिए? ओनली फूड एंड शेल्टर के लिए। वो इकट्ठा रहते नहीं थे, वो ओनली एंड ओनली रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते रहते थे and started hunting animal for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. यहाँ पर आप देख सकते हो कि पत्थर उसके हाथ में लगा, तब उसे पत्थर की ताकत का एहसास हुआ और वहां से उसने हल बनाना सीखा। अब आगे का क्वेश्चन है कि क्रॉप क्या है, व्हाट इज क्रॉप? फसल क्या चीज होती है, फसल किसे कहते हैं?
When plant of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of paddy. यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैडी की क्रॉप एक लार्ज स्केल पर, एक फील्ड जो है, पीस ऑफ लैंड काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर पैडी की फसल को हम सैपलिंग वगैरह जो सीडलिंग है पैडी का, उसको ट्रांसप्लांट कर रहे, तो इसे क्रॉप ऑफ पैडी कहा जाएगा। इसी तरह से क्रॉप ऑफ सीरियल, क्रॉप ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सो ऑन, हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप क्या है। अब हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में पूरा देश हमारा जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर कई तरह के क्लाइमेट जोन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उगने वाली फसलों में अंतर आ जाता है। लेकिन फिर भी दो मेन पैटर्न है जो कि फॉलो किए जाते हैं हमारे देश में। पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो होता है जो मॉनसून सीजन में बोया जाता है। अब बात करते हैं खरीफ की फसल का। तो खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन या मॉनसून सीजन में बोई जाती है। तो रेनी सीजन का जो अपना इंडिया का टाइम है वो जून से सितंबर तक का है। इस सीजन में पैडी, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट, कॉटन आदि फसलें बोई जाती हैं। दूसरा आता है रबी की क्रॉप। रबी की क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में बोई जाती है और भारत में विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च तक के बीच में ही निर्धारित किया गया है। तो इसके बीच में जो भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको रबी क्रॉप कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड and linseed. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places, and these crops are called जायद क्रॉप। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। पैडी, अगर हम विंटर में पैडी की क्रॉप चाहें तो नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि विंटर में उसको ना तो हम उतना वाटर सप्लाई दे पाएंगे और ना ही वार्म टेम्परेचर मिल पाएगा, जिसकी वजह से पैडी की सीडलिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी और हमारी क्रॉप अच्छी नहीं होगी। इसी वजह से हर क्रॉप के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम यूज़ में लाते हैं। यह है नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोइंग, नंबर 3 adding manure and fertilizers, number 4 irrigation, number 5 protection from weeds, number 6 harvesting और नंबर 7 स्टोरेज। तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो 7 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। तो इसमें 7 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 2 तरह के बेसिक काम करते हैं हम। पहला सब कल्टीवेशन और दूसरा लेवलिंग। जब हम सॉइल को लूज कर देते हैं तब वहाँ पर पौधों की जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। कल्टीवेशन से नीचे वाली जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली सॉइल नीचे चली जाती है न्यूट्रिएंट रिच होने के लिए। लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है उसको टाइलिंग या प्लाविंग कहते हैं। टाइलिंग या प्लाविंग जो है वो प्लाव या कल्टीवेटर की मदद से किया जाता है। टाइलिंग से पहले अगर हमें मैन्योर वगैरह ऐड करना है सॉइल में तो पहले ही हम मैन्योर ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम टाइलिंग करते समय या प्लाविंग करते समय उसे अच्छी तरह से सॉइल में मिला लेते हैं। अगर कभी मैन्योर मिलाना होता है तो वो हम प्लाविंग से पहले मिलाते हैं, क्योंकि प्लाविंग से पहले अगर मैन्योर हम मिला देते हैं तो फिर वह अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिल जाता है। इसके लिए जो भी हम इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट काम में लाते हैं वो 3 तरह के हैं। पहला प्लाव, दूसरा हो और तीसरा कल्टीवेटर। तो अब हम तीनों के बारे में जानेंगे कि बेसिक इम्प्लीमेंट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं।
तो बेसिक में प्लाव जो होता है, जो हमारे ऑक्स खींच रहे होते हैं उनके कंधों पर रख दिया जाता है, जो एक लकड़ी की बीम होती है। उसके साथ हमारा प्लाव शाफ्ट लगा रहता है और सबसे पीछे हैंडल होता है। उसके साथ में नीचे मेटल की ब्लेड होती है जो मिट्टी को चीरने का काम करती है। हो भी सिंपल फावड़े जैसा ही एक इक्विपमेंट होता है जिसके पीछे शाफ्ट लगा होता है और हम उसकी वजह से वीड्स को मिट्टी से अलग कर सकते हैं। कल्टीवेटर आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा ही होगा। ट्रैक्टर का यूज हम प्लाविंग के लिए करते हैं। फिर आता सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स of a good variety are selected. It can be seen that healthy seeds are heavier and the sink varies. Damaged seeds are hollow, thus becomes lighter and floats on water surface. फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन का दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसे सोइंग कहा जाता है। ट्रेडिशनल टूल जो एक फनल टाइप का होता है, उसे पुराने जमाने के किसान लोग अपने प्लाव के साथ फनल लगा देते थे और धीरे धीरे उसमें से ड्रॉप करते रहते थे बीजों को। तो सॉइल पेनिट्रेट होने के बाद में सीधा बीज उसी में गिर जाते थे गहराई में और ऊपर से फिर मिट्टी आ जाती थी, जिसकी वजह से सीड्स की जड़ों को काफी मजबूती मिलती थी और पौधे अच्छे रहते थे। इस तरह का सीड्रिल जो है वो प्रिमिटिव टाइप का जरूर था, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आते हैं मॉडर्न सीड्रिल पे। मॉडर्न सीड्रिल ट्रैक्टर से खींचा जाता है और इसमें बड़े बड़े डिब्बे लगे रहते हैं जिसके अंदर सीड्स को डाल देते हो आप, और वह धीरे धीरे करके टाइलिंग के समय बीजों को ड्रॉप करता जाता है और वही सेम हमें रिजल्ट मिलता है। पौधे मिट्टी की गहराइयों में रहते हैं और उनकी जड़ें वेल डेवलप्ड हो जाती हैं, जिनसे उनको स्टेबिलिटी मिलती है। नर्सरी में पौधों को एक पॉलीथीन के अंदर मिट्टी डाल करके फिर उगाया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि पौधे क्राउडेड नहीं रहते और उनको दूसरी जगह प्लांट करने में उनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट स्टेप आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन जो होता है, इसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है वो पुअर न्यूट्रिएंट्स वाली हो जाती है और हमें इसलिए एडिशनल इनको सप्लाई देनी पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की, जो हम मैन्योर के थ्रू और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को सॉइल के साथ ऐड करके पौधों को खाना टाइप का देते हैं। मैन्योर क्या चीज़ होता है? मैन्योर एक्चुअली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट के जो भी या एनिमल वेस्ट के जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं जिससे वो डिकम्पोज्ड हो जाता है। डिकम्पोज्ड यानी कि सड़ जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पौधों को सबसे ज़्यादा होती है वह उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्रॉप रोटेशन मेथड, इसकी वजह से भी हमारी सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इस मेथड में हम हमेशा खेतों में बदल बदल करके फसलें उगाते हैं। जैसे व्हीट और राइस के बाद में दूसरी साल उसमें हम पल्सेस की खेती करते हैं। पल्सेस की खेती इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जड़ों में अजोटोबैक्टर और राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जिनके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा था। ये दोनों ही नाइट्रोजन को फिक्सेशन में मदद करते हैं और नाइट्रोजन की फिक्सेशन से सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस दिए गए हैं। इनको बेटा याद कर लेना, पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको याद कर लीजिए। मैन्योर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है वो बढ़ जाती है। सॉइल पोरस हो जाती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज इजी हो जाता है और फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है।
अर्थवर्म जो होते हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, और टेक्सचर जो होता है सॉइल का वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं इरिगेशन पर। जैसा कि हम जानते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनाते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर ही ऐड करते हैं, तब हमें ग्लूकोज मिलता है, जो बेसिक प्रोडक्ट है किसी भी पौधे का। वाटर के साथ ही पौधा न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी लेता है, जो जाइलम पौधे के हर पार्ट तक पहुंचाती हैं। जब कभी वाटर की जरूरत हो और पौधों को वाटर पहुंचाया जा रहा हो, उसी प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के काफी सारे मेथड्स यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उनको हम डिटेल में बताते हैं नीचे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर काफ़ी चीज़ों पर वेरी करती है, जैसे कि अगर समर है तो हमें ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, अगर हमारी सॉयल डिफरेंट है तो उसमें वाटर की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब जहां पर पानी स्टोर रहेगा वही हमारा सोर्स हो जाएगा, जैसे वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। अब हम आपको ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे इरिगेशन के, जिसमें सबसे पहले मोट सिस्टम आता है। मोट सिस्टम में वाटर को नीचे से वेल या रिवर से जानवरों के द्वारा ऊपर खींचा जाता है। ये जस्ट वैसा ही है जैसे वेल से हम बकेट से पानी खींच करके ऊपर लेकर आते हैं। दूसरा है चेन पंप सिस्टम। इसमें दो व्हील्स के ऊपर चेन लगे रहते हैं, चेन के साथ बकेट्स अटैच रहती हैं। जब शैफ्ट से कोई आदमी इसको घुमाता है तब बकेट्स पानी ले करके ऊपर आती हैं और ये एक चेन सिस्टम चलता रहता है। ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम एक सिंपल लीवर का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें हम सिंपल लीवर की मदद से पॉन्ड या फिर वेल से पानी आसानी से पौधों तक पहुंचाते हैं। फिर आता है रहट सिस्टम। रहट सिस्टम में हम चेन एक बकेट की बना देते हैं जो एक व्हील के साथ अटैच रहती है। उस व्हील को मैकेनिकली बैलों द्वारा घुमाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बकेट की एक चेन टाइप का बन जाता है और पानी चेन सिस्टम से ऊपर आता है और इरिगेशन में हम यूटिलाइज करते हैं उसको। इसके अलावा पंप सिस्टम से भी हम इरिगेशन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पंप, डीजल पंप या फिर सोलर सिस्टम पंप। इसमें एक मोटर होता है जो कि वाटर को अपलिफ्ट करता है, अंडरग्राउंड वाटर को अपलिफ्ट करता है, और वो वाटर इरिगेशन के लिए हम काम में लाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। अब आते हैं मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिस के बारे में। जैसे सबसे पहला स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम फव्वारा सिस्टम होता है। इसमें वाटर को स्प्रिंकलर नोजल से होकर के गुजारते हैं, जो फव्वारे के रूप में बरसात टाइप का पौधों के ऊपर करता है। इससे पानी की बचत होती है और बहुत कम पानी में बहुत ज़्यादा पौधों को इरिगेट कर सकते हैं। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और वाटर भी बहुत कम अवेलेबल रहता है। इससे हम पौधों की जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा पानी ड्रिप करके पौधों को प्रोवाइड कराते हैं। ये बेस्ट टेक्निक होती है और इसमें वाटर लॉस बहुत कम होता है। ये वहीं पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो। इंडिया में कैनाल सिस्टम से भी इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। इसमें हमारी नदियों पर डैम बना करके उसके पानी को टेम किया जाता है और कैनाल बना करके हर हिस्से में पहुंचाया जाता है। जैसे इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल आजकल राजस्थान के लिए बूम बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पहले कुछ भी नहीं होता था। इंदिरा कैनाल की मदद से अब वो कृषि प्रधान राज्य। वाटर अगर हमारी फील्ड तक पहुँच गया तो वहाँ पर भी इरिगेशन के लिए हम दो तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बेसिन सिस्टम
और सेकंड वन इज फरो सिस्टम। तो बेसिन सिस्टम में ये होता है, वाटर को छोड़ देते हैं और वो एक तरफ से पूरा होता है। इसमें जहाँ ग्राउंड लेवल नीचे होता है वहाँ पानी भर जाता है और ऊपर लेवल तक पानी नहीं आता है। दूसरा सिस्टम होता है फरो सिस्टम। इसमें हम खेतों में चैनल्स बना देते हैं और उन्हीं चैनल्स की मदद से पूरे खेत में पानी पहुंचाते हैं।